हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी। आपका ज्ञान रीति क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक, जो अपने पास में दूसरा टॉपिक या जैसे सेकंड पार्ट जो अपन बात कर रहे हैं अपने थर्ड ग्रेड और रीट मेंस जिसको आप बोल रहे हैं उस सिलेबस की। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि अपना जो ये रीट का मेंस का जो एग्ज़ाम है या जिसको आप थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है, इसको इस बार आपका जो है अधीनस्थ बोर्ड आपको इस एग्ज़ाम को करवाएगा। तो आपको अधीनस्थ बोर्ड के बारे में तो पहले से मालूम ही होगा कि अधीनस्थ बोर्ड से प्रश्न पत्र किस तरह के आते हैं। ठीक है, किस तरह के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब तक पहले, क्योंकि आप लोगों ने अब तक जो भी पहले स्टूडेंट हैं, मतलब कि जिन्होंने पहले कभी रीट का एग्ज़ाम दिया है, जो पहले रीट दे चुके हैं या थर्ड ग्रेड दे चुके हैं, पहले तो इसकी जो एजेंसी थी दूसरी थी, अब एजेंसी दूसरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना भी होगा कि जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है ना, और बिल्कुल जीरो से, जिस प्रकार से हमने पहले अभी हम बात की थी कि नंबर सिस्टम के बारे में सारा हमने देखा था कि जो संख्याएं हैं उनको किस तरह से व्यक्त करते हैं और क्या क्या संख्याएं होती हैं, उसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो हमने किया था। उसके बाद में जो आगे का जो पार्ट है वो आज हम क्लियर करेंगे इसका। और इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है ना, उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको गणित में किसी भी टॉपिक में, ठीक है, किसी भी टॉपिक के अंदर डरने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल जीरो से करके और लास्ट तक आराम से ले जा सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्लास अभी ली थी इसकी, उस पहली क्लास के अंदर नंबर सिस्टम को अपन ने स्टार्ट किया था और संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को बताया था। संख्या पद्धति में मैंने जो है आपके सिलेबस है थर्ड ग्रेड का सिलेबस, मतलब ये जानकारी देना चाहूँगा कि कोई भी विद्यार्थी, जैसे चाहे कोई सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी क्लास है वैसे तो। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि पूरी क्लास किस पर ओरिएंटेड है इस टाइम पर, तो अभी जो है ये सिलेबस केवल और केवल थर्ड ग्रेड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, उसको पूरा सिलेबस इनका करवाया जाएगा। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये क्लास केवल जानकारी के लिए उपयोगी है। जानकारी अपन वो चाहे तो कर सकते हैं इसको आराम से। थर्ड ग्रेड वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ से पूरी तरह से अपना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आप जो एग्जाम में करना चाहते हैं पूरे में से पूरा स्कोर गणित के अंदर, वो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। एक एक टॉपिक पूरे जीरो लेवल से लेकर के और लास्ट लेवल तक उसका जो है पूरा क्लियर करवाया जाएगा यहाँ पर। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अपने पास में जैसे अभी जो ये एग्ज़ाम है, ठीक है, अब से पहले जिन्होंने भी रीट का एग्ज़ाम दिया था या थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम जो दिया था, पिछले एग्ज़ामों में दिया हो, ठीक है, वो विद्यार्थी तो ध्यान दीजिए, पहले जो इसकी नोडल एजेंसी थी जो एग्ज़ाम करवा रही थी वो अपने पास में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था और अधीनस्थ बोर्ड नहीं था। इस बार जो एग्ज़ाम है वो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। और आप लोग तो जानते हो, जैसे कि पहले आपने देखा है अधीनस्थ बोर्ड ने किस किस तरह के एग्ज़ाम करवाए। अभी वीडियो का ग्राम सेवक का एग्ज़ाम करवाया था, ठीक है, और भी एग्ज़ाम्स जो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। तो आप लोग जानते हैं सिलेबस में क्या जो डिफ़ाइन होता है और उसके बाद में वहाँ क्वेश्चंस किस तरह से आप देखने को मिलते हैं। तो लेकिन आप लोगों को मैं इस तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यहाँ किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे अधीनस्थ बोर्ड कराए चाहे कोई भी नोडल एजेंसी कराए। पूरी तरह से जो आपकी क्लास है वो थर्ड ग्रेड वाले जो मेंस जो है अपने पास में रीट मेंस जो है उसको समर्पित है। इसमें मैथमेटिक्स में आप पूरा अगर क्लास देखते हैं, कंप्लीट आप देखते हैं, तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी और आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एरिक टेम्पल बेल के अनुसार समस्त विज्ञानों की रानी तथा समस्त कलाओं का राजा कौन है? भाई गणित है। कौन है? गणित विषय। आप जानते हो कि मैथमेटिक्स अपना एक ऐसा विषय है जो समस्त विज्ञानों की रानी और समस्त कलाओं का राजा है। मतलब क्या, आपने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी मतलब साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, गणित के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, गणित तो जरूर काम आएगा। अब जैसे बायो वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमारे क्या काम आएगा, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल हो जाता है। गणित के बिना तो जीवन ही संभव नहीं लग रहा है एक तरह से। ठीक है, आप देख लीजिए कहीं पर भी देखिए, ठीक है ना, व्यापक क्षेत्र है बहुत ही। तो गणित के लिए इन्होंने कहा, एरिक टेम्पल बेल साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि विज्ञान समस्त विज्ञानों की रानी और समस्त कलाओं का राजा है। ठीक है,
आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास में पेडागोजी के जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित से, और उन 5 क्वेश्चंस के 10 नंबर अपने पास में मिलेंगे, और वो भी हम आपको करवाएंगे जब पहले अपना सब्जेक्टिव कराएंगे उसके बाद में आगे का। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा? अब तक आपने जो संख्या पद्धति है उसमें जो अपने पास में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, और सम्मिश्र संख्या, ये सब आपने थोड़ा देखा हुआ है। ठीक है, इसको आपने क्लियर किया। अब इसके आगे जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, वो अपने पास में है वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है ना, अगर जो विद्यार्थी अभी इसी क्लास से देख रहे हैं तो वो इससे पहले पहली वाली जो क्लास है उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, वहां से आपका बिल्कुल बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, वास्तविक संख्या जो है उसको अपन आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, रियल नंबर का जो सेट है, इसको कभी भी रोस्टर फॉर्म में अपन लिख नहीं सकते, और क्योंकि अनंत संख्याएं होती हैं। अब आप कहेंगे सभी संख्याएं अनंत होती हैं, वैसे तो प्राकृत भी अनंत संख्याएं अनंत रूप में विद्यमान होती हैं, लेकिन जो वास्तविक संख्याएं हैं वो जैसे कि कोई भी दो संख्या है उनके बीच में अनंत वास्तविक संख्या विद्यमान होती है। इस प्रकार से अपन इसको रोस्टर में नहीं लिख करके, या तो आप अंतराल रूप में लिखो या संख्या रेखा में लिखो, ठीक है ना, या फिर समुच्चय निर्माण रूप में आप इसको लिख सकते हो। जैसे माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलो देखते हैं आज हम इसका दशमलव प्रसार, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन जो है, दशमलव प्रसार है इसका, वो किस तरह से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्या अपने पास में जो है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के बनाई जाती है। कौन सी? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों का मिश्रण। मतलब कि आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय संख्याएं भी मिलेंगी और अपरिमेय संख्याएं भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो जैसे अगर बात कर लें कि ए पार्ट अपन परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, परिमेय अलग है, अपरिमेय अलग है, तो उसके हिसाब से प्रसार भी यहाँ पर कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइप्स का आपको यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो देखिए, परिमेय संख्याओं में भी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर है, इसके अंदर भी अपन को मिलता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत संख्या क्या होती है, पहले इसको समझेंगे थोड़ा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था जब परिमेय संख्या पढ़ाई थी। शांत संख्या कौन सी संख्या होती है? वो संख्या जिसमें शेषफल शून्य हो जाए। शेषफल शून्य का क्या मतलब है? यहाँ पर इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझिए बात को। शेषफल शून्य होने का मतलब शांत संख्या कौन सी होती है? टर्मिनेट होने वाली। टर्मिनेट का मतलब जैसे मान लो किसी संख्या में पी में आप जैसे क्यू का डिवाइड दे रहे हो, ठीक है, पी में आप क्यू का डिवाइड दे रहे हो, तो क्यू का डिवाइड देने पर या तो पूरा पूरा चला जाए, ठीक है ना, या अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो दशमलव के बाद किसी एक जगह पर जाकर वो रुक जाए। ठीक है ना, दशमलव के जगह एक जगह पर जाकर रुक जाए। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो मैंने आपको लिखा 1/2, ठीक है ना, 1/2। अब जैसे 1/2 लिखा, तो 1/2 मैंने आपको लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1/2 में आप बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया 0.5। ठीक है ना, आगे आप 0 लगाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपन बात करें 0.5, तो बताइए इसके आगे कुछ और 0 के अलावा कोई और नंबर थोड़ी आ रहा है, मतलब यहां शेषफल अपना शून्य हो गया एक तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। रिमाइंडर जो है आपका P/Q, मतलब ये जो P/Q का जो ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ये भाग जो अपने पास में हो रहा है, इस भाग के अंदर आपका जो शेषफल है, क्या शेषफल है, वो अगर शून्य हो जाता है कहीं भी, चाहे पहले हो जाए, चाहे दशमलव उसके पहले हो, चाहे दशमलव के बाद में हो, ठीक है ना, वो सभी संख्याएं कौन सी होंगी? शांत संख्याएं होंगी। इनका दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करते हैं? जैसे अभी मैंने 1/2 का किया, आप देखिए 1, 2, 3 इस तरह से जो भी अपने पास सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी शांत हैं, पूर्णांक भी शांत हैं और पूर्ण संख्याएं भी शांत हैं। तो उनका दशमलव प्रसार तो वैसे के वैसे आप राइट कर सकते हो, ठीक है ना, और ज्यादा क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 1.00 करके लिख सकते हो। अब 0 कितना भी लगाओ आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बात तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे कि शांत और भी संख्याएं, जैसे अपने पास मान लीजिए 2/5 आ जाता है, ठीक है ना, आपके पास मान लीजिए कि जैसे 10/2 आ जाता है, जैसे आप मान लीजिए 10/15 आ जाता है, ठीक है ना, आप मान लीजिए 20/100 आ जाता है, ठीक है। आप कोई भी संख्या है उसका दशमलव प्रसार किस तरह से करेंगे? शांत दशमलव प्रसार में, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ रहे हैं, और वो किस तरह का होगा आपको पता है, भाग दे करके जो भी अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी वो आपको क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको 2 तरह की चीजें, एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत में। चलो परिमेय संख्याओं की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ दूसरा जो टाइप है अपने पास में वो आ जाएगा अशांत अनवसानी। अशांत को क्या बोला जाता है? अनवसानी बोला जाता है। आवर्ती दशमलव प्रसार, यहाँ क्या होती है? अशांत तो है लेकिन उसकी क्या हो जा रही है? आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि अशांत अनवसानी का मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेट का मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं 1/3, ठीक है, 1/3 अगर अब 3 का 1 में भाग देते हैं, ठीक है, तो बताइए भाई, जैसे अगर बात कर रहे हैं तो भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 पॉइंट अपन ने इसको लिखा, ठीक है ना। अब कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर वापस भाग देंगे 1 0 और लगा करके फिर भी 3 बार जाएगा, मतलब ये 0.333 डैश 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 ये इस तरह से चलता जाएगा। अब चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं पे भी, कहीं स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि शेषफल क्या नहीं आ रहा है, कभी भी 0 नहीं आ रहा है। तो शेषफल शून्य ना हो ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी, अशांत संख्याएं होंगी। क्या होंगी, अशांत संख्याएं। अब अशांत संख्या में भी क्या देखना है कि आवर्ती हो। जैसे आप इस नंबर को कैसा लिखेंगे, आप इस नंबर को लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार लगा करके, ठीक है, 0.3 और बार लगा करके। तो ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे क्या, आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको अपन, आवर्ती संख्या, और इसका जो प्रसार होगा दशमलव प्रसार वो आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में अशांत संख्याओं का जो दशमलव आवर्ती प्रसार है वो परिमेय संख्याओं में सेकंड टाइप हो जाएगा। और यहां से आप जैसे और भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने 2/3 लिख दिया, तो ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार आप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ दिया तो वही 0 टाइम्स, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, फिर अपने पास में 3 का भाग इसमें देते हैं तो कितने बार जाता है बताओ, 6 बार जाएगा, ठीक है ना। और फिर कितना बच जाएगा, फिर वापस 2 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा तो फिर वापस 6 6 6, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अशांत संख्याएं जो आवर्ती दशमलव प्रसार होगा वो परिमेय के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके समझ में आया होगा। अब इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, देखो सिंपल सी बात है, दशमलव प्रसार अपने टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। कौन सी संख्या होगा, वास्तविक का। अब वास्तविक संख्याएं 2 तरह की हो गई, ठीक है, कितने तरह की, 2 तरह की। एक तो हो गया परिमेय और एक हो गया दूसरा अपरिमेय, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं में क्या आता है, या तो शांत, जो अभी आपको मैंने बताया था कि ये शांत दशमलव प्रसार आ गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत में क्या हो जाएगा कि आवर्ती होगी, ठीक है ना, तभी तो परिमेय होगा। ये पहला वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, जैसे और अगर बात करें अपने इसमें, तो और भी बहुत सारे नंबर हैं अपने पास में जो अशांत भी हैं और आवर्ती भी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर आ जाए इस तरह से 0.2222, इस तरह का कोई नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी संख्या है आप उसमें भाग दे करके उसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरे तरह का जो अपने पास में है वो है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये सब कुछ मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है इससे पहले, ठीक है ना। अब देखिए, अशांत, अनवसानी, अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत कोई क्या बोलते हैं, अनवसानी बोलते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है जी, ये एक ही बात है। अब बात आ रही है अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती दशमलव प्रसार केवल और केवल किस में पाया जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में, मतलब इर्रेशनल नंबर्स में, ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर हैं उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए √2। √2 क्या है भाई, √2 जो है वो पूरा वर्गमूल 2 का नहीं प्राप्त कर रहे हैं अपन, नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो नंबर है अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, देखिए अपने अगला टॉपिक जो आएगा बाद में इसके आगे सिलेबस में, वो वर्गमूल, घनमूल, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल, इस तरह का भी आएगा। वहां और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से कैसे वर्गमूल आप निकालते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं यहाँ पर। अभी अपन बात करें तो √2 जो है, √2 का आप वर्गमूल देखेंगे तो 1.41421356 और आगे भी कभी भी लाइफ में कभी भी कितना भी करो इसको, ठीक है ना, कितना भी इसको सॉल्व करें तो आपके पास में कहीं पर भी ये स्टॉप नहीं होगा, मतलब चलता ही जाएगा। पूरा वर्गमूल 2 का नहीं निकाला जा सकता है। जब पूरा नहीं निकाला जा सकता, और देखिए कोई भी पैटर्न यहाँ पर, किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न है, कोई नियम है, ऐसा नहीं बन रहा है कि जिसकी सहायता से अपन ये कह सकें कि भाई ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है ना। ये नंबर कहीं भी जाकर के रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, अपरिमेय। और अपरिमेय के साथ ही इसका प्रसार जो होगा वो कौन सा होगा, अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। अब एक बात मैं यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब उसके दशमलव प्रसार को भी अपन चेंज कर सकते हैं। और आएंगे इस तरह से क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और अपने हो सकता है कि एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें करेंगे कि जो p बटा क्यू है उससे दशमलव में और दशमलव से p बटा क्यू के रूप में। अब अपरिमेय संख्या है, इसको कभी भी p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, कभी भी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना इसका कि p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है ना। किसको? अपरिमेय संख्या को। तो अब और अपन इसकी बात करें तो देखिए बेटा, ये अपने पास में √2 है। इस तरह से जैसे और भी आपको कैसे पता लगे, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर √ के अंदर, वर्गमूल के अंदर किसका, अभाज्य संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये अपन बात करेंगे, थोड़ा सा अभाज्य संख्या कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अब इसकी कई तरह की डेफिनेशन है, ठीक है ना। आप तरह तरह की जो डेफिनेशन है उसको देखिए, समझिए, ठीक है ना। और इसको अपन आगे क्लियर कर लेते हैं। देखो अभाज्य में मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा, ऐसी संख्या, कौन सी? ऐसी संख्या जिसमें कोई तीसरा फैक्टर नहीं हो जाए। अब तीसरा फैक्टर नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी संख्या है उसमें एक का स्वयं का भाग जाता है, ठीक है ना, एक का जाता है और स्वयं का जाता है, ठीक है ना। तो दो फैक्टर अपन इनको मान लेते हैं। तीसरा फैक्टर अगर हो जाए, किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, तो वो भाज्य है। इसको मैं और अच्छे से आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे तो पूरा और बताएंगे। फिलहाल अभी अपने आगे आए वर्ड तो ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हों? 2 गुणनखंड हों, ठीक है ना। तो यहां पर अभाज्य संख्या और उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अपने पास में अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई की बात कर लेते हैं, पाई क्या चीज है। तो पाई के बारे में मैंने बताया हुआ है पहले भी आप लोगों को, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ाई हैं तब जाके पिछली क्लास में, तो वहां भी आप देख सकते हैं। और यहां देखिए तो पाई का मान जो है वो मैंने आपको बताया था कि सरकमफ्रेंस अपॉन में कितना, सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर, मतलब कि ये आपका परिधि, ठीक है ना, परिधि और बटे में कितना, व्यास। परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसको अपन पाई नाम दिया था, ठीक है ना। तो इसको पाई नाम दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब सर्कल जो है, वृत्त जो है, वृत्त तो अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो जब आपने देखा कि एक वृत्त बनाया, दूसरा वृत्त बनाया, तीसरा बनाया, ठीक है ना, इनके मेजरमेंट्स अलग अलग हुए और फिर ये अनुपात जब चेक किया गया तो ये अनुपात अपना आया 3.141592653 डैश डैश डैश। मतलब कि ये चेंज होता जाएगा आगे तक, पर कभी भी इसका सटीक मान ज्ञात नहीं किया गया है आज तक और ना ही किया जा सकता है। तो इसको आपने सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए लगभग मान के रूप में इसको आपने क्या किया है, पाई दे दिया है। पाई बराबर 3.14 ले लेते हैं, 22/7 भी ले लेते हैं, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, ठीक है जी, क्योंकि 22/7 का प्रसार करोगे तो भी यहां पर लगभग तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा माना जाता है। तो समझ में आई ये बात। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए अगला परिमेय प्रसार आपके बात करते हैं, ई क्या होता है, ये अपने पास में नेपियर गुणांक, ठीक है ना, या अपने पास आयलर की जो संख्या है, आयलर्स नंबर, वो ई होता है। इसका मान देखिए, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/1 + 1/1 + 1/1 गुणा 2 + 1/1 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। विद्वान साथी इसको ये भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल और सिग्मा n बराबर 0 से लेकर के और कितना, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी इसको राइट कर सकते हैं। और अगर बात करें तो आप लोगों ने कभी देखा हो तो आपको फैक्टोरियल जैसे एक सिंबल है, मैं बता देता हूँ, 1 + 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) और प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आप इसको राइट करते हैं। ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी का देखो, आप 4-5 पदों तक योग ज्ञात करोगे कुछ और आएगा, और आप आगे ज्ञात करोगे कुछ और आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो कितना आएगा, ये नंबर जो है इसके आसपास आएगा, मतलब 2.718281। अब क्या होगा, इस श्रेणी के अंदर ये जो आपके पास में जो ये श्रेणी लिख रखी है, ये पद लिख रखे हैं, ये अनंत पद हैं। तो बताइए इनका अगर आप योग ज्ञात करते हैं तो योग ज्ञात करने पर कभी भी फिक्स मान आ सकता है क्या, क्योंकि अनंत पद हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये तो है नहीं कि आप 100 पदों का योग ज्ञात कर दोगे, 1000 का ज्ञात कर दोगे, 5000 का ज्ञात कर दोगे, लिख दोगे कि सर इसका मान यही होगा, ठीक है ना। लगभग मान अपन बताएंगे कि लगभग मान जो है
वो आप इसको ई का मान जो है 2.7182 इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट और यथार्थ मान तो इसका भी संभव नहीं है, ना तो आज तक कोई निकाल पाया है और ना आगे कभी निकाला जा सकता है, क्योंकि सिंपल सी थ्योरी है, अनंत संख्याएं हैं। अब अनंत हैं तो अनंत पद इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ज्ञात करते जाइए, लेकिन आएगा जो इसके बीच में ही आएगा, इसके लगभग आएगा, लेकिन यथार्थ तो आएगा ही नहीं। जैसे आपने मान लीजिए 5 करोड़ पदों का मान ज्ञात करके इसमें लिख दिया, अब उसके बाद में 5 करोड़ 1वां पद भी तो आ जाएगा ना, तो इसलिए नहीं है संभव। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात आपको। तो दशमलव प्रसार में आपने देखा परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, दोनों तरह की संख्याओं का। अब जैसे और भी आप ध्यान रखिए, √3 है, √5 है, अंडर रूट में 7 है, ठीक है, अंडर रूट में अपने पास में जो है 17 है, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर मैंने आपको क्लियर बात बताया है कि अपने पास में अगर अभाज्य संख्या है और उसका वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा, वो क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब इसके बाद में आप देखिए कि अपने पास में जो है कि ये थोड़ी सी एक मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। वैसे तो इस जानकारी को बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि जिनका योगदान है उसको भी अगर अपन याद रखें तो बहुत अच्छा आपको इफेक्ट आएगा। ठीक है, कोई इंसिडेंट होता है और वो इंसिडेंट आपको लंबे टाइम तक याद रह जाता है, तो इसका आप देखिए कि अपने पास में जो है ये एक जानकारी आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको जो आपका अधीनस्थ बोर्ड जो आपका पेपर करवाएगा 3rd ग्रेड का, ठीक है ना, उसका जो सिलेबस है उसमें हर तरीके से, ठीक है, जितना संभव है उस तरीके से हर लेवल पे ले जा करके आपको सारे कॉन्सेप्ट और उनके साथ में सवाल, ठीक है ना, सवाल अपने पास में, जैसे अभी कुछ सवाल अभी कर लेंगे, साथ साथ डेफिनेशन चलती रहेंगी, और इसके बाद में जो है जब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा उसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगी। तो प्रत्येक टॉपिक का इंडिविजुअल मतलब कि अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक्स के और फिर एक साथ पूरे टॉपिक्स के अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। देखो मैथ्स में क्या होता है, दो बहुत बड़ी चीजें हैं यहाँ पर, वो अगर हो जाए क्लियर, दो चीजें क्लियर हो जाए, कौन कौन सी, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, और कॉन्सेप्ट के साथ में फिर प्रैक्टिस हो जाए तो मजा आ जाएगा। कोई भी किसी तरह की दिक्कत ही नहीं होगी, मतलब कि आप कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कभी भी कोई भी चीज देखिए, आपको कभी समस्या आएगी ही नहीं, आप आराम से कर लोगे उसको। ठीक है, तो देखो ये अपन देखिए पाई का दशमलव प्रसार अंकों में सबसे पहले यूनानी आर्किमिडीज, ठीक है, यूनान के जो मैथमेटिशियन हैं आर्किमिडीज जी, उन्होंने सबसे पहले पाई जो है, जो मैंने आपको बताया परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है, उसका जो अंकों में जो प्रसार किया, दशमलव प्रसार किया, वो इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, मैथमेटिशियन ने बहुत पहले, जब स्टार्टिंग के टाइम पर मैथमेटिक्स जब डेवलप हो रहा था, जब ये आविष्कार हो रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार जो ज्ञात किया था, मतलब ये बताया था कि ये 3.140845 और 3.142857 के बीच में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे, ठीक है, हमारे जो है महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, इन्होंने पाई का 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध मान, देखिए आज भी अगर अपन देखें तो शुद्ध मान यहां पर, यहां तक अपन देखते हैं इसका पाई का मान, तो आर्यभट्ट जी ने ही पाई का जो है 4 अंकों तक दशमलव प्रसार शुद्ध रूप से ज्ञात किया, 3.1416। आप देखिए कितने महान थे। ठीक है ना, आप देखिए इसके बाद में अब तक 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक, मतलब अब जो आधुनिकता आ गई, आधुनिकता में कंप्यूटर सिस्टम आ गए, ठीक है ना, तो जो अपने पास में सुपर कंप्यूटर्स हैं और बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं, उनको सॉल्व करके, ठीक है, उस प्रणाली से, कंप्यूटर प्रणाली से जो आपने पाई का मान निकाला है, वो 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक ज्ञात कर लिए हैं। मतलब कि डिस्कवरी हुई, यहाँ खोज हुई कि भाई पाई का कोई यथार्थ मान होगा कि नहीं होगा, कभी फिक्स हो जाए क्या ऐसा वैल्यू, तो कभी फिक्स ही नहीं हो रहा है। तो इतना आप आज तक ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह मैंने आपको बताया, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मुख्य बात यह है कि आज तक पाई का यथार्थ और सटीक मान कोई भी ज्ञात नहीं कर पाया है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये, तो ये जानकारी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना, आगे अपन बात करते हैं, चलो नेक्स्ट आओ इन्हें भी जानते हैं। ठीक है, तो किन को जाने, आयलर जी को और नेपियर जी को। ठीक है ना, अब आप लोग वैसे पहले जान चुके हो कि ई क्या है। ठीक है, जो लोग पहले आपको मैंने बताया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कि ई क्या है, ई के बारे में और थोड़ी इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। लघु गणक का प्राकृतिक आधार, मतलब जो लॉग होता है ना, लॉग एक्स, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर हायर क्लासेस में स्टडी किया है, 12th में आपने पढ़े हैं कभी, ठीक है ना, 12th के बाद में भी आप जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर,
और जो आपने हायर क्लासेस में स्टडी किया है तो लघुगणक फलन भी देखा होगा, ठीक है। इस लघुगणक का यहाँ एक आधार होता है, वो क्या होता है, जैसे प्राकृतिक आधार होता है ई, ठीक है, कि जब भी अगर आधार नहीं लगाया जाए, क्या नहीं लगाया जाए, आधार नहीं लगाया जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे ई बोलेंगे, ठीक है ना, कि आधार इसका क्या दे रखा है, ई। दो तरह के आधार होते हैं, सामान्य और प्राकृतिक, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये क्या है, प्राकृतिक आधार है, ठीक है, नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है ना। और इसको ई को ही अपन क्या बोलते हैं, ई के बारे में जो जानकारी है वो पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ दे दी है। ई को ही अपन क्या बोलते हैं, आयलर नंबर, कि आयलर जी ने भी इसके बारे में बताया था, तो आयलर्स नंबर भी कह देते हैं। और नेपियर साहब ने इसकी खोज की थी, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट भी इसको अपन बोल देते हैं। अच्छा, ई का मान अगर आपने पढ़ा हो, कभी देखा हो, तो देखिए ये भी आपको देखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको आना चाहिए ये बात भी कि ई बराबर जो है n बराबर 0 से इन्फाइनाइट, मतलब 0, जैसे n का वैल्यू मैं 0 रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, अभी मैंने पहले बताया आपको कि वो जो सीरीज है उस सीरीज का योग ई को व्यक्त करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, ये आपको बताया, ये सिंबल क्या है, फैक्टोरियल। इस सिंबल को दो तरह से व्यक्त करते हैं, एक ऐसा भी व्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना, फैक्टोरियल, या इसको हिंदी में बात करें तो क्रम गुणित, क्या बोलते हैं इसको, क्रम गुणित बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्रम गुणित का आपको पता होना चाहिए, ये क्रम गुणित जो है ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कि इस सीरीज का जो मैंने पहले बताया था, ये जो सीरीज बनेगी, एक श्रेणी बनेगी, इस श्रेणी का योग ई होता है, ठीक है। और ई का मान अगर आप, जैसे कभी आपने अवकलन, समाकलन, लिमिट वगैरह पढ़ा हो, ठीक है ना, पढ़ा भी होगा, आपको ध्यान रखना है कि ई का मान, ये वैल्यू जो है 1 + 1/n इसकी पावर n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, इसका वैल्यू भी अपने पास क्या आता है, ई आता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। लियोनार्ड आयलर, जो कि अपने पास कौन थे सर, ये लियोनार्ड आयलर जो थे स्विस मैथमेटिशियन, ठीक है ना, मतलब कि ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ई का वैल्यू है, ठीक है, ये भी आप अगर नॉलेज में रखना चाहें तो ई का वैल्यू है कितना, 23 डेसिमल पैलेसेस तक, मतलब ये जो ई है, क्योंकि शुरुआत में इतना डेवलप नहीं हुआ था, आज तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, आज तो हम बहुत सारे डेसिमल पैलेसेस तक इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले, सबसे पहले जो है वो आयलर जी ने 23 दशमलव पदों तक इसका प्रसार ज्ञात करके बताया था, ठीक है ना, यथार्थ रूप में। और जॉन नेपियर, ठीक है ना, जॉन नेपियर जो अपने पास में साइंटिस्ट, जो मैथमेटिशियन है, वो कहाँ के हैं, स्कॉटिश के, और इन्होंने लॉगरिथम्स, ठीक है ना, लघुगणक में इसको क्या किया था, डिफाइन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, लघुगणक में इसको लिया था और नेपियर ने इनको खोजा था ई को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब बात आती है कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह का आता है, ठीक है ना। देखिए, परीक्षा में प्रश्न जो हैं, जैसे आप 3rd ग्रेड का एग्जाम देंगे, इसमें सिलेबस जो बताया हुआ है अभी गणित का, इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है, इसकी अपन बात करें तो फिलहाल जो मैं आपके सिलेबस का पहला टॉपिक करवा रहा हूँ और संख्या पद्धति से रिलेटेड है, तो उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे तो संख्या पद्धति को देखो, गणित का कोई भी टॉपिक है उसका अंत नहीं है, कितना भी चाहो जितना उसको डेप्थ में ले जा सकते हो, लेकिन जो आपकी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए और फालतू कुछ भी ना बता करके, ठीक है ना, केवल और केवल आपके 3rd ग्रेड के सिलेबस को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए गणित में मैंने ये आपकी क्लासें जो है बनाई है। ये आप आराम से इसमें देखिए कि 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। एक तो पहला आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डेफिनेशन से रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली दिया जा सकता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटल क्वेश्चन हो सकता है, फंडामेंटल में क्या हो सकता है कि जैसे आपको कोई भी नंबर है उसके बारे में पूछ लिया, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया ई क्या है, परिमेय, अपरिमेय, और आपको ऑप्शन दे दिए, उसके बारे में आपको आ गया, ठीक है, पाई क्या है और 22/7 क्या है, जो भी है आपको इस तरह के फंडामेंटल हो सकता है। एक आपका कैलकुलेशन बेस्ड पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, जो कैलकुलेशन जैसे अभी अपन बात करें दशमलव प्रसार की, तो वहां से आ सकता है कि दशमलव प्रसार, इसका कोई नंबर दे दिया p/q में, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, या फिर दशमलव प्रसार दे करके फिर उसका p/q फॉर्म आपको निकालना हो, ठीक है ना। तो चलो परीक्षा में प्रश्न जो हैं उनकी बात कर लेते हैं फिलहाल थोड़ा सा, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच परिमेय या अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात, कोई भी 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, क्या, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, उनके बीच में कोई भी 2 वास्तविक संख्या ले लो भाई, ठीक है ना, तो उनके बीच में अनंत प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती है। सबसे पहली बात ये सबको मालूम होगी, ठीक है ना। सेकंड जो अपने पास में ध्यान रखना है कि कोई भी 2 संख्याएं लो तो उनके बीच में अनंत प्रकार की तो परिमेय और अनंत प्रकार की अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो आपको ये अच्छे तरह से ध्यान रखना। अब यहाँ 2 तरह के मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, जैसे मान लीजिए 2 व 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या पूछी जाए आपसे कि 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। ऑप्शन आपके पास में है, ध्यान रखिए, 2.5, ठीक है ना, दूसरा अपने पास में
2.7182, इसके ऊपर बार लगा रखा है मैंने, और सी ऑप्शन है e⁻0 और डी ऑप्शन है 2.718281, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या होगी जो 2 व 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अब आपने पढ़ा है, कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, बढ़िया से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो अभी भी इसमें कंफ्यूज रहेंगे। 2 व 3 के बीच जैसे पूछा अपरिमेय, अब उनको अपरिमेय पता नहीं है, तो 2 व 3 के बीच में कई लोग क्या करते हैं, जोड़ के 2 का भाग तो 2.5 निकाल देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ लिख देंगे कि भाई ये अपरिमेय, इसको बता देंगे 2.71, इसका बार लगा रखा है, तो ठीक है ना। कई लोग आविष्कार अलग अलग करते हैं ना, इस तरह से आता है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिए आगे कभी भी जिंदगी में इससे रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जिनको आता है या कोई कंफ्यूजन बन रहा है माइंड में, तो वो बिल्कुल क्लियर कर लें इससे रिलेटेड, ठीक है। अब e⁻0 जिन्होंने e को देखा है, और मैंने बताया कि सर e क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। अब बोलेंगे सर e क्या है, अपरिमेय है, और e⁻0 लगा के ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आपके एग्जाम में, तो क्या करेंगे, अरे सर ने तो बताया था e क्या है, अपरिमेय, और उसको टिक कर दिए, जबकि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन e⁻0 का मतलब जैसे कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर आप 0 लगाते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर नहीं, 0 को छोड़ करके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन बात करते हैं, 0 को हटा करके कोई भी नंबर है, ठीक है ना, मतलब अशून्य संख्या है, उसकी पावर 0 लगा दी जाए तो उसका मान सदैव कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1, ठीक है। तो 1 आ गया, तो 1 तो अपने पास में क्या है भाई, परिमेय संख्या हो गई ना, शांत संख्या परिमेय हो गई, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। देखिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2.718281, अब डैश 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 लग रहा है, अशांत संख्या है और आवर्ती भी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या आ गई भाई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर है, क्लियर हुआ अच्छे से ये। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बना करके पूछे जा सकते हैं। अब मैं जब आपको बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होगा तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आपको कोई सा भी क्वेश्चन बना के दे दे, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस और तो वो हम करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 व 3 के बीच एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब 2 व 3 के बीच परिमेय पूछा, देखो एक वर्ड, एक ए जो है ना, ये ए, इस ए को हटा दिया तो ऑप्शन बदल गए, ठीक है ना, तो ऑप्शन बदल गए अपने पास में, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ई जो है, अब बताओ ई क्या है, परिमेय है क्या, अपरिमेय है, तो सिंपल सी बात है। अब 1 + √2, √2 क्या हो गया, अपरिमेय। तो अगर अपरिमेय को मैं किसी संख्या में, किसी परिमेय संख्या में जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, अपरिमेय आएगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2.5156, ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगा नन। तो अब क्या होगा बताओ, परिमेय संख्या कौन सी होगी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये शांत संख्या है, ठीक है ना। क्या है ये, शांत संख्या है, दशमलव प्रसार शांत हो चुका है। शांत संख्या के आधार पर आपको अगर एक चीज और पूछे जाए तो बताइए कि इसके जो दशमलव जो प्रसार है, इसको देखते हुए आपसे अगर सवाल बनाकर पूछा जाए कि भाग विधि द्वारा इस संख्या में शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो शेषफल लास्ट में क्या प्राप्त होगा बताओ, तो शेषफल इसका 0, मतलब कि दशमलव के बाद में 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना, दशमलव से पहले प्राप्त नहीं होगा 0। दो तरह के, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा होता 2, 5, 1, 5 और 6, ठीक है, इस तरह से होता तो दशमलव से पहले शेषफल 0 आ जाता। इस संख्या को अगर आपको देख करके पूछा जाए कि इस संख्या में शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और अगर बात की जाए 2.5156, तो इसमें बात की जाए तो दशमलव प्रसार के बाद में जो भाग विधि चल रही, क्योंकि भाग विधि तो भाई देखो पॉइंट लग गया, उसके बाद भी भाग चल रहा है ना, क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही, तो इसके बाद में जाके यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है वो बात करें तो इसके बाद में जाकर के जो है अपने पास में क्या आया, शेषफल 0 आया है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि शांत संख्या है, शेषफल 0 आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, ठीक है। अब वो पहले प्राप्त हो बाद में प्राप्त हो ये बात अलग है। अगला देखते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना। P/Q के रूप में व्यक्त करना, अब ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कैसे, यहाँ दो तरह के हैं अपने पास में, टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट का मतलब अब परिमेय संख्या है, तो देखिए दो तरह से आप इसको देख सकते हैं, एक तो कि शांत प्रसार दिया गया हो, ठीक है ना, और एक क्या दिया गया हो, अशांत प्रसार। तो अशांत को बोलते ही आप समझ गए होंगे कि अशांत के साथ में क्या होगा, फिर आवर्ती होगी, क्योंकि परिमेय है संख्या। कौन सी संख्या है भाई, परिमेय है। अपरिमेय संख्या को तो मैंने मना ही कर दिया ना, आपको बता दिया कि अपरिमेय संख्या को तो P/Q के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते, ठीक है ना।
हम लिख ही नहीं सकते हैं। अब शांत संख्या है तो शांत संख्या है तो इसको करने के लिए क्या करेंगे बताइए आप। शांत संख्या में क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको लिखा 1.5 लिखा है, क्या लिखा है 1.5, ठीक है, शांत है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2 है, ये शांत है तो 2 को p बटा q के रूप में 2/1 से लिख दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1.5 को क्या लिख देंगे बताओ, 15/10। जितना आपके पास में डेसिमल के बाद में जो संख्याएं आ रही हैं उतने आप जीरो नीचे लगा दो, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया। अगर ये कट रही है तो इसको काट के और सिंपल कर सकते हैं, कितना, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ डेसिमल के बाद में जितने आपके पास अंक आ रहे हैं उतने आप नीचे जीरो लगा देंगे, उसके बाद में आपको 15/10 आपको रिजल्ट मिला। लेकिन ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो जरा इधर भी सोचेंगे कि भाई इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो ना, कितना 5 से काट सकते हो तो ये कितना आ जाएगा 3 बार, और ये कितना हो जाएगा 2 बार। तो ये अपने पास में इसका दशमलव प्रसार को अपन ने p/q के रूप में लिख दिया। और भी कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 25.16, ठीक है ना, तो आपको इसको लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको 25 पॉइंट को हटा दीजिए और नीचे कितने जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका अपने पास में क्या आ जाएगा, p/q का फॉर्म आ जाएगा। अगर कट रहा है तो इसको आगे आप फर्दर सोल्व कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप कर सकते हैं, जैसे आपको और कोई भी नंबर मिल जाए, देखो सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद में जैसे आपको मिल जाए 0.21876, ठीक है, इसको लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 नंबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में 5 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी आपके पास में यही करना है आपको कि 5 जीरो, ठीक है, कितने 5 जीरो आपको लगा देने हैं और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1.25, ठीक है ना, ये है, तो क्या करेंगे 125 बटा में कितना आ जाएगा 100। अब इसको काट दीजिए 25 से तो क्या हो जाएगा 5 बार, और ये कितने बार 4 बार, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अशांत आवर्ती की बात कर लेते हैं। तो अशांत आवर्ती जो परिमेय संख्याएं हैं उनका प्रसार किस तरह से, ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया हुआ है, ठीक है ना, आया भी है यहां से क्वेश्चन और आगे भी आ सकता है। तो अशांत आवर्ती में क्या करेंगे, अशांत संख्या और आवर्ती भी हो जाए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अपन एक नंबर लेते हैं 0.333 डैश 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 डैश, ठीक है, तो ये नंबर है, ये अशांत है और आवर्ती हो रही है। कैसे लिखेंगे इसको, 0.3 के ऊपर बार, आपको ये भी दे करके पूछा जा सकता है और ये नंबर भी दे करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि 0.3 है, इसके ऊपर बार लगा करके कि इसका जो है p/q फॉर्म क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, इसका एक तरीका है। देखो क्या तरीका है अपने पास में, ठीक है ना, तरीका ये है, जैसे x को आप बराबर ले लीजिए, x बराबर मान लीजिए आप, ठीक है, x बराबर सपोज कर लीजिए कि x बराबर 0.3 और इसके ऊपर बार, ठीक है। अब आप जानते हो कि x बराबर 0.3 बार लिखा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, कि x के बाद में x बराबर आप लिख सकते हैं इसको कि 0.333 डैश डैश डैश, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो अनंत संख्याएं हैं आगे तक, तो डैश डैश लगा के छोड़ दो। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दशमलव जैसे बार जो लग रहा है, ठीक है ना, वो कितने अंकों के ऊपर लग रहा है, 1 अंक के ऊपर या 2 अंक के ऊपर या 3 अंक के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर लग रहा है, ठीक है, क्या, जितने अंकों के ऊपर बार लगाया जा रहा है उतने नंबर के डिजिट से, मतलब कि जैसे उतने नंबर आप जीरो में लगा करके उसको गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 के ऊपर बार लगाया तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर लगाया तो 100 से, 3 पर लगाया तो कितने से 1000 से, 4 पे लगाया तो कितने से 10,000 से कर देंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करके अगले इक्वेशन में आप लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे और नेक्स्ट में आप लिखेंगे कितना, 10 से गुणा करके 10x बराबर कितना आ जाएगा। अब बताओ 10 से गुणा करने पर दशमलव के बाद में एक संख्या छूट जाएगी तो कितना हो जाएगा 3.333 डैश 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 करके, इसको आप सेकंड इक्वेशन बता दीजिए। अब क्या करो आप इक्वेशन फर्स्ट में से, सॉरी इक्वेशन सेकंड में से आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, घटा दो, ठीक है। घटाओगे तो बताओ 10 में से x गया, 10x में से x गया तो कितना बच गया, 9x बच गया। यहाँ पर इधर कितना बच गया, 3.333 है, इसमें से 0.333 को घटाया तो बताइए कितना हो गया। ये देखिए आप लास्ट में जो पॉइंट के बाद है ना, सिंपल सी गणित है, आप समझ लीजिए इसमें कैलकुलेट फास्ट, ठीक है ना। 3 लास्ट में दशमलव के बाद तो सारे कट जाएंगे, वो तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और उससे पहले क्या हो गया बताओ, 3 में से 0 गया तो 3 बच गया ना, कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। अब 3 बच गया तो आप क्या करेंगे कि x का वैल्यू आपको पूछ रहा है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 3/9। इसको और कैंसिल करके करेंगे तो कितना आ जाएगा,
1/3 आ जाएगा। क्यों भाई, कट जाएगा ना ये 3 से, तो 1/3 मतलब आपने क्या किया कि 0.3 जो बार लगा के लिखा हुआ था, दशमलव प्रसार में लिखा था, उसको P/Q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। उसका उत्तर कितना आया, 1/3। ये आपका मेथड है। क्या है ये, आपका मेथड है ये। तो अब इस मेथड से थोड़ी करना है एग्जाम में क्वेश्चन। क्यों, एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो क्या आपको मतलब कि टाइम उतना थोड़ी मिलता है, समय का भी ध्यान रखना है ना कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, फटाफट हो जाए, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा मेथड है, मैंने आपको बताया। अब जैसे और देख लीजिए, और इसकी एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए। जैसे आपके पास में मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे आपने लिखा 2.45, ठीक है, और इसके ऊपर आपने बार लगा दिया। अब 4, 5 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि दशमलव के बाद जो भी नंबर आए सभी पे बार आए, ऐसा भी हो सकता था। कैसा हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है 2.4 और फिर 5 के ऊपर बार आ गया। हो सकता था कि 2.457 और इन दोनों के ऊपर बार आ जाए। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, आपको टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा मेथड ध्यान रखना है कि जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब 1 के ऊपर 10 से, 2 के ऊपर 100 से, 3 के ऊपर बताओ 1000 से, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखिए मैं एक आपको 2 अंकों वाला बता देता हूं। तो उसमें क्या है कि क्या करेंगे आप लोग, जैसे ये 2.45 के बार लगाए तो वो x के बराबर ले लेंगे। तो x को मैं डायरेक्टली लिख दूं, अब तो कितना लिखूंगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4545 डैश डैश डैश, ठीक है। अब मैं बताओ किससे गुणा करूंगा, बोलिए किससे गुणा करूं, 100 से। तो ये 100x बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, 2 संख्या बाद में लग जाएगा ना अब दशमलव, तो 245.4545 डैश डैश डैश, इस तरह से। अब जब घटाएंगे हम इसको, ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट है उसमें क्वालिफाई, उसमें अपन को क्या करना है, नंबर लाने हैं पूरे में से पूरे। तो अपन क्या करेंगे, अब धीरे धीरे मेथड को शॉर्ट ट्रिक बनाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक बनाते जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक अपने पास में कुछ भी नहीं। ट्रिक पढ़ने से पहले थोड़ा मेथड अगर आपको पता लग जाए तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। ट्रिक अगर आप अलग से ध्यान रखते हैं, रटते हैं तरह तरह की, क्योंकि तमाम तरह के आपको अपने पास में मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल पड़े हैं, आप उनमें देखेंगे तरह तरह की किसमें कौन सी ट्रिक, किसमें कौन सी ट्रिक। अब आप वैसे तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप गणित के विद्यार्थी हैं, लेकिन गणित के विद्यार्थी की तर्क क्षमता होनी चाहिए। तर्क क्षमता, तार्किक क्षमता आपके अंदर विकसित करता है गणित। तो आप तर्क करके खुद सोचिए कि जब गणित में आप किसी ट्रिक को याद करेंगे तो बताओ एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है ना। और याद करने से कभी गणित समझ में आती है क्या, नहीं आती है। तो याद थोड़ी करना है, आपको समझना है। तो पहले मेथड समझो, उसके बाद आप अगर चाहते हो तो ट्रिक अपना सकते हो, लेकिन पहले डायरेक्ट नहीं अपनाना है, वरना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। और भूलना ये क्या है, बहुत मतलब चांसेज हैं भूलने के, किसमें, गणित के अंदर। क्योंकि गणित में क्या होता है, याद नहीं करना होता है। क्या करना होता है जी, इसके अंदर अपन को समझना होता है, ठीक है। बाय लर्निंग से पढ़ना होता है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करके एक एक मेथड को बढ़िया तरीके से। और उसके बाद आप शॉर्ट में, अब जैसे देखो मैं यहां पूरा मेथड आपको मैंने बताया, इसके आगे क्या करेंगे, हमने 1-2 इक्वेशन लिखना छोड़ दिया, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब बताओ 100x में से 1x जाएगा, कितना बच जाएगा, बताओ कितना x बच जाएगा, 99x बच जाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, आप इधर घटा के देखो, दशमलव के बाद 45 45 45 चल रहे हैं, तो बताओ दशमलव के बाद का सारा मामला खत्म है, बिल्कुल खत्म है। अब 245 में से कितना घटाना है, केवल 2 को घटाना है। अब सिंपल सी बात है, कितना आ गया, 243 आ गया। और ये चीज भी धीरे धीरे अब क्या करेंगे, अब तो अपन पेन कॉपी पे कर रहे हैं, ये डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, हवा में इमेज बना के। अगर आप गणित को समझते हैं और आप सीखते हैं तो ऑटोमेटिक माइंड में क्या बनती है, इमेज डेवलप होती है, आराम से आप कर लेंगे। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 243 बटे में कितना, 99। ये आपका क्या आ गया जी, ये P/Q रूप आ गया इस संख्या का। मतलब दशमलव प्रसार से हमने P/Q का रूप आपको निकाल लिया है। बताओ कोई समस्या, इसमें किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे बात करें तो और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। और अपन जैसे जल्दी कैलकुलेट किस तरह से करें, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, आपने मान लीजिए जैसे 2.45, ठीक है ना, और 68 ये आपका नंबर है, ठीक है।
आपने ये नंबर ले लिया और इस पूरे के ऊपर बार लगा रखा है। बताओ क्या करें, इसका कैसे वैल्यू निकालें? तो सिंपल सी बात है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं करना है, आप तो अपने हिसाब से आपने जो पढ़ा उसको और थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे बताओ? देखो यही तरीका है, मैं इस मेथड में इस टॉपिक में बता रहा हूं, हर टॉपिक में आप चाहो तो इस तरह से करके और जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे? देखो अब आपने देखा था कि हमको पहले तो घटाना पड़ेगा, जरूर घटाना पड़ेगा। उधर x का जो कोफिशिएंट आता था वो क्या लग जाता था? बटे में लग जाता था। ये बात पता लगी ना? तो ट्रिक बन गई, अपने आप बन गई। देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ 45 68 लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है यहाँ पे? 4 5 6 8 लिखा है, ठीक है। तो 4 5 6 8 लिखा है, तो बताओ कितने अंक हैं? 4 अंक अपने पास में आए। कितने आए? 4 अंक आए तो कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है भाई। अब 4 जीरो लग गए, अब बताओ आप मुझे कि क्या आएगा ऊपर, क्योंकि ये कोफिशिएंट 4 जीरो का हो गया। क्या बताओ? ये 4 जीरो आपके पास में x से गुणा होते, उसमें से एक कम भी तो होता है, ऐसा नहीं करना है ना, डायरेक्ट इतना भी नहीं चलना है। तो एक कम करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? अब बताओ 4 जीरो लग गए, उसमें से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 9 9 9 और कितना? एक 9 और। क्यों भाई, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आ जाएगा ना। अरे आपके पास में ये संख्या थी, देखो ये, अब इतना आपको आना चाहिए। जोड़ बाकी गुणा भाग, मैंने पहले दिन कहा था गणित पढ़ने के लिए आपके पास दो ही चीजें जरूरी है, जोड़ बाकी गुणा भाग, जो आप जानते हो, ऑपरेशन जो भी आप संक्रिया करते हो वो सब जानते हो, और 0 से 9 तक गिनती। उसके बाद कौन सा बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं ना, उससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें से एक को माइनस कर लो, बताओ कितना बचेगा? 9999 ही बचेगा ना, ठीक है जी। अब देखिए आप इसमें क्या करें, ऊपर क्या बचेगा? देखो आप क्या करते हैं, दो ब्रैकेट बना लीजिए यहां पर, एक ब्रैकेट इधर और एक ब्रैकेट इधर, और बीच में माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस करते थे ना समीकरण 2 में, समीकरण 1 को तो डायरेक्ट, ठीक है ना। किस तरह से कैलकुलेट करना है, फटाफट फास्ट कैसे करना है, ठीक है। तो देखो आप इसको गुणा करेंगे समीकरण 2 को, तो बताओ 4 बार 0 तो क्या हो जाएगा इधर? 2.456 ये पॉइंट को क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है ना। पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट नहीं लिखना है। अब पॉइंट आएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? अब पॉइंट आ जाएगा दशमलव बिंदु, और इसके बाद में 4 5 6 8 और डैश डैश, ठीक है। डैश डैश का मतलब वो आगे तक चल रही है, वो आपको ध्यान रखना है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं अभी तो, है ना। अब इसके बाद में आप यहाँ क्या लिख देंगे बताओ? यहाँ लिख देंगे वो सेम संख्या, मतलब 2.4568, इसको घटाना है ना, डैश डैश डैश, इस तरह से हो गया आपका काम, बहुत ही सिंपल हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा? सिंपल हो गया तो आप क्या करेंगे बताओ? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, पॉइंट के बाद में सेम संख्या है, खत्म हो गया मामला, ठीक है ना। दशमलव के बाद कुछ नहीं बचा। अब आप देखिए 2 4 5 6 8, इसमें से 2 घटाना है तो कितना बचेगा ये बताओ? 24, ठीक है ना, 1500, कितना बच जाएगा बताओ? 66, ठीक है। 68 में से 2 चले गए, ठीक है भाई, और बटे में कितना आ जाएगा? 999 और 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अगर कट रहा है तो कैंसिल करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे और मैं आपको थोड़ा बताऊं, जैसे मान लो कि 7.35 और इस 5 के ऊपर बार लग रहा है। अब क्या करेंगे जी, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिक को भी यूज करते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है आपको। यहां तो पूरे नंबरों पे बार लग रहा है, अगर मान लो कोई एक आधी संख्या छोड़ दी जाए दशमलव के बाद, उसके बाद बार लगे, क्या करेंगे बताओ? सिंपल सा फंडा है, देखो पूरा मेथड बताया ना, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट किया, अब बिल्कुल शॉर्ट हो गया, और अब आराम से आप कर सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि अब ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा। सबसे पहली बात, सिंपल फंडा वही ध्यान रखना है, मैंने एक बात बताई कि बार जितने अंकों पर आए उतने 10 से गुणा होंगे, ठीक है। तो देखो एक अंक पर आया तो 10 से गुणा करते, तो 10 में से एक भी घटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो बताओ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सिंपल सी बात आई कि समझ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या लिखेंगे बताओ? ऊपर आप लगा देंगे 2 ब्रैकेट, और दोनों ब्रैकेट को आप क्या करेंगे? माइनस। अब बताओ ये ब्रैकेट क्या आएगा? बड़ा वाला। माइनस क्या बड़ी संख्या में छोटी करेंगे ना, ये तो है। अब 10 से गुणा कर लो, सिंपल बात है। तो ये क्या हो जाएगा? 73.55 डैश डैश डैश, इस तरह आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास में? आ जाएगा 7 पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ? ये तो सेम आ जाएगा ना, 355 डैश डैश डैश। अब बताओ आप, अब इसको घटाने की बात है, अब घटाना आना चाहिए, तो बात खत्म, अपना उत्तर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बताओ कितना आया? देखो ये आपके पास में 5 5, तो बताइए
यहाँ जैसे 5 से आप क्या किए, 5 को घटाए तो 0 आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले 5 से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा आपके पास में, 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अरे दशमलव की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी जवाब बिल्कुल सही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो दशमलव बच रहा है तो दशमलव लगा दो आप, ठीक है। अब इसके आगे आगे क्या करेंगे, 73 में से 7 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 73 में से 7 को माइनस करेंगे, बताओ कितना आएगा जी, कितना आएगा बताओ। तो अपने पास में ये 66 बच जाएगा और बटे में कितना बच जाएगा, 9। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आपने माइनस किया, बस इतना ही तो किया ना। और अब क्या करेंगे, जो पॉइंट है इसको हटाने का तरीका क्या है, नीचे 0 लगा दो, बहुत सिंपल है। तो 662 अपॉन में कितना, 90, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। कई बार स्टूडेंट अपने आप के आविष्कारों की वजह से और गलत क्या कर लेते हैं, ट्रिक अपना लेते हैं। कैसे सोचते हैं सर, हर जैसे कई बार सवाल सॉल्व करते हैं उनमें क्या 99 आ रहा है नीचे, ठीक है ना, किसी में 9 आ रहा है, किसी में 99 आ रहा है, किसी में 999 आ रहा है, तो वो उस हिसाब से अपना दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है आप देख रही है, 90 आ रहा है, समझ में आ रही बात। आगे भी सॉल्व हो सकता है, आगे भी कैंसिल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। जैसा आपको ऑप्शन में मिले वैसा आपको लिखना है। हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे, आप सॉल्व करके और निकाल लो, कम निकाल लो, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है वहां पर आपको, ठीक है ना। जैसा प्रश्न वैसा ही आपका उत्तर होना चाहिए, समझ में आ गई बात। इस तरह से तो आपको अब ये क्लियर हो गया कि हम जो है दशमलव प्रसार से p/q रूप कैसे बदल सकते हैं, और बहुत ही आसानी से और जल्दी से, ठीक है ना। सारी चीज क्लियर, एक मेथड समझ में आया होगा। उसके बाद आपको मैंने इस तरह से शॉर्ट ट्रिक भी बताई, ये आप इसी तरह ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। कोई सा भी नंबर ले लो, आपको सारी संख्याएं इस तरह से मिल जाएंगी। अब एक आपके पास में एक संख्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो नंबर है अपने पास में, वो नंबर अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.999, क्या 0.9999 और डैश डैश डैश, इस तरह का कोई नंबर लिखा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे उसका दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो देखिए यहां जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन में आपको दिया है 0.9 और इसके ऊपर बार, इसका जो है p/q वाला रूप क्या होगा आपको, ठीक है, आपको बताना है। तो जरा सोचिए क्या होगा। कई बार हम सोचते हैं कि दशमलव प्रसार जो आ रहा है, ठीक है ना, पॉइंट के बाद मतलब दशमलव बिंदु के बाद अंक आ रहे हैं, और उससे क्या ऐसा संभव है कि अपने पास में कोई शांत संख्या बन जाए, ठीक है ना। देखो दशमलव प्रसार अशांत हो रहा है, ठीक है ना, अशांत संख्या बन जाएगी एक तरह से। ये देखिए आप समझिए बात को कि मैंने लिखा 0.9999 डैश डैश डैश, इस तरह से, ठीक है, लिखा ना मैंने आपको। अब ये जो संख्या है ये आप आराम से अच्छी तरह जानते हो कि देखो अशांत संख्या है ये। अगर कोई भी आपसे पूछे कि ये अशांत संख्या है कि नहीं, ये बिल्कुल अशांत है, ठीक है ना। अब अशांत में और आवर्ती हो रही है, क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, ठीक है ना। और आपको कहा जाए, प्रश्न ये आ जाए कि क्या अशांत संख्या किसी शांत संख्या के बराबर हो सकती है, क्या अशांत संख्या किसी शांत संख्या के बराबर हो सकती। देखो कितना तगड़ा, अगर ये बात मैं डायरेक्ट पूछता तो सारे के सारे जवाब क्या देते, सही, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप क्या बोलते, ऐसे जवाब देते कि नहीं होता। बट लेकिन आपको देखना है, यहाँ दिखाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि x को मैं इसके बराबर लिख देता हूं, क्या x बराबर लिख देता हूं, और मैं क्या करता हूं, वही तरीका अपनाता हूं। बार कितने अंक पर लगाया, 1 अंक पर, 10 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, 10x आ जाएगा। 10x आने के बाद में बताओ, और जो ट्रिक है वो उससे भी कर सकते हैं ना, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बता देता हूं। 9.999 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, x का मान कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। देखो दशमलव के बाद 999 कट जाएंगे सब, ठीक है ना, और 9 में से 0 घटाया, जैसे ये 9 आया, और 9 में से क्या घटाओगे बताओ, 9.99, और ऐसे है ना ये संख्या, और इसमें से क्या घटाओगे, 0.999, इस तरह से डैश डैश डैश, और बटे में कितना लगाओगे आप, 9 लगाओगे कि नहीं, 10 में से 1 x जाएगा, 10x में से, तो आप बताओ x बराबर कितना आया, 9 - 0 बटा में 9, मतलब 9 बटा में 9 मतलब कितना, 1। क्या देखा आप लोगों ने यहां पर, क्या देखा, x किसके बराबर था, अरे x किसके बराबर था, एक अशांत संख्या के बराबर था।
और x किसके बराबर आ गया, एक शांत संख्या के बराबर। बिल्कुल सही है, एक क्या है, शांत संख्या है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर देखो अधीनस्थ बोर्ड है, ठीक है, आप पूछ लेना आराम से, देख लेना पेपर उठा के, जैसे भी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर आराम से, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरह मत रहिए, रीट जो परीक्षा लगी थी उसकी तरह से मत रहिए, यहाँ पर कंपटीटर भी बहुत हैं, ठीक है। तो आपको उसी तरह से चलना है, उससे 2 कदम आगे ही चलना है। एग्जामिनर से जो परीक्षा पेपर आपका आएगा उससे एडवांस मोड में खुद को तैयार करना है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि अशांत संख्या किसी शांत संख्या के बराबर हो सकती है या नहीं, तो क्या होगा जवाब, बिल्कुल हो सकती है। हो सकती है, हमेशा नहीं होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो निम्न में से कौन सा सही है कौन गलत है, इस तरह के सवाल हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे, ठीक है ना। तो आप अभी आपकी तैयारी को धार दीजिए, 3rd ग्रेड को फतेह कीजिए और आराम से सफलता प्राप्त कीजिए। ज्ञान रीति ऐप को अभी आप क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और ये YouTube चैनल से आपको क्लासों का जैसे पता लग जाएगा, कोर्स का पता लग जाएगा, तो सब्सक्राइब कीजिए आप इसको, जिससे आपको पता लग जाए। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए क्या समस्या है। आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर की जाएंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे, आपके पास में एग्जाम लग रहा है 3rd ग्रेड का, ठीक है, किसका लग रहा है एग्जाम, 3rd ग्रेड का, और ऐसा थोड़ी है कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे और उसके बाद में जाके टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपका बिल्कुल 0 लेवल से क्लियर करूंगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे, स्कूलों में जाकर के विद्यालयों में बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो वहां किस तरह से आप पढ़ाएंगे, आपकी जो टीचिंग शैली है, आपकी जो अध्यापन शैली है, वो किस तरह की होगी, कैसे आप वहां पढ़ाएंगे, आप खुद कैसे पढ़ के आए हैं। और अब इसी तरह की एग्जाम है, क्योंकि ये एग्जाम कैसा है, ये एग्जाम भी एक अध्यापक बनने का एग्जाम है। तो इस अध्यापक बनने के एग्जाम में आप किस तरह से, क्या आपको पढ़ना चाहिए, वो भी आप तय कर लीजिए। आप आज से 50 साल पुरानी किताब उठा के देख लीजिए, आप एनसीईआरटी, आरबीएससी, जो भी आप देखना चाहते हैं, चाहे 10वीं की देखो, चाहे 11वीं की देखो, चाहे 12वीं की देखो, क्योंकि ये बात तो सच है, जो विद्यार्थी 3rd ग्रेड की एग्जाम में बैठ रहा है मैथ सब्जेक्ट से, मैथ साइंस से, तो उसने मैथ को पढ़ा है अपने जीवन में कभी, तो आपको मालूम होगा पहले नंबर पे कौन सा टॉपिक आया। चाहे आप आज की बुक को उठा के देखिए, चाहे 10 साल पहले की, चाहे 20 साल पहले की, तो पहले नंबर पर वही नंबर सिस्टम, और उसके बाद में अध्यापक बनने की एग्जाम है। यहां भी सिलेबस में बताइए, संयोग ऐसा है कि सिलेबस में आपको इस तरह की चीज दी है, तो आपको इसी तरह से कवर करते हुए बिल्कुल अच्छे से चलना है, तो आप आराम से अपना एग्जाम बढ़िया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फंसना नहीं है इधर उधर, फंसोगे तो देखो सवाल बहुत होते हैं। मैंने बताया मैथ का कोई अंत नहीं है, अनंत है। अरे मैथ के एक टॉपिक का ही अंत नहीं है, तो मैथ तो बहुत बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड है एक तरीके से, समझ रहे हो ना बात। तो अगर आप फंस गए, किसी गलत रास्ते में चले गए, तो आप उस रास्ते में भटकते ही रहोगे और मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक अगर पहुंचना है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। और गणित में सफलता प्राप्त करनी है, तो गणित में जिस तरह से पढ़ते आए हैं, जिस तरह से पढ़ना है, जो सही तरीका है, लर्निंग से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो वैसे ही चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से यह है कि वीडियो आप पूरा देखें, कंटिन्यू पढ़ें, ठीक है ना। अगर जहां भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, आपको क्लासें अच्छी लगी हैं, आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो आप जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थियों तक पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। और आप जो है ज्ञान रीति क्लासेज का ऐप आवश्यक रूप से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप लोग उस पर देखें, आपको सिलेबस सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और पूरा आपको कंप्लीट जो है आपके 3rd ग्रेड का प्रत्येक सब्जेक्ट का जो कोर्स है वहाँ पर उपलब्ध है। मैथमेटिक्स में आप जो है देख ही रहे हैं, आपको अगर और किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। और किसी तरह की आपको संशय है, दिमाग में किसी तरह का
भ्रम है गणित से रिलेटेड या थर्ड ग्रेड के किसी भी कोर्स से रिलेटेड, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो बिल्कुल दूर किया जाएगा। इसी के साथ आज की विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और इन सभी टॉपिक की देखो जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको इस सब की, और जो अपने पास में ज्ञान रीति क्लासेज है उसके ऐप पर मिलेगी ये सारी चीज़ें, और टेस्ट सीरीज इसकी हम अलग से लगाएंगे। ठीक है, तो आराम से अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।